हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैंने जो चालू किया है ये मौलिक अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ना तो बहुत आसान है, सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन भूलने की आदत की वजह से कई बार हमें इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम पढ़ें ताकि लंबे समय तक याद रख सके और क्वेश्चन हर अधिक से अधिक सही बने, खास करके एग्जाम हॉल में। चलिए इसी को शुरू करते हैं, क्या आपको पसंद आता है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करता है। तो जनता को प्रदत्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार के रूप में ही जानते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट, भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, क्योंकि इस वर्णन से कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है, ठीक है। इसे यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इस भाग 3 को या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और या किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई। ये भावनाएं सबसे पहले ब्रिटेन में वहां के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे, उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और कभी भी किसी को अधिकार से संबंधित बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार के संबंधी बात को मैग्ना कार्टा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 3 में मैग्ना कार्टा का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को, ठीक है। आगे आते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और वर्तमान में इसे 300A कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ कई पॉइंट्स आ जाएगा। पहला, प्रारंभिक रूप में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। किसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978, ठीक है। कई बार स्टूडेंट यह भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वें में हटाया गया या 44वें में हटाया गया। आप एकदम कंफर्म कर लीजिए कि 44 मतलब कि 44वें संविधान संशोधन में 1978 में इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, ठीक है। अब ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन इन कानूनी अधिकारों के संबंध में रिट नहीं जारी होते हैं। तो इसी की कुछ अंतरों के कारण इसे मौलिक अधिकारों से सूची से निकालकर कानूनी अधिकार सूची में रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन मैं इन चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले 6 का क्रम से नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है समता या समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 19 से 22 के बीच में किया गया है, ठीक है। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका 23 से 24 के बीच किया गया है, ठीक है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
और इसका वर्णन 25 से 28 के बीच किया गया है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है 5वां नंबर, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। 29 से 30 के बीच इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 में किया गया है इसका वर्णन। ठीक है ना। और हमारा लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के बीच में ये वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट था जो क्रम वाइज से हमें याद करना, और इसी को हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे अच्छे से। इस प्रकार से हमने देखा हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और इन 6 मौलिक अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम। इनमें जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, इन्हीं अनुच्छेदों का अध्ययन हमें करना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सर सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि 6 कौन से अधिकार है, क्रम से इनका याद होना। दूसरा, इनके मध्य जो अनुच्छेदों का विभाजन किया गया है उनका याद होना। 21 अधिकार के लिए कौन से अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद का वर्णन मिलता है, ये याद होने से आप बहुत ही आसानी से इसके आगे की चीजें याद कर पाएंगे। तो 6 क्रम से याद करेंगे: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा। ठीक है, और हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब आइए पार्टिकुलरली रूप से सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट फर्स्ट, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, इसका भी हमने पढ़ा 14 से 18 के बीच इसका वर्णन किया गया। इसमें आपको सभी अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये 14, 15, 16, 17 और 18 ये अनुच्छेद अगर आप याद रखते हैं तो इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है ना। समता और समानता से तात्पर्य ये अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता विचारों को प्रेरित करता है। ठीक है, इसी संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 14 में क्या है। तो सबसे पहले 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो यानी कानून के नजरों में सभी एक बराबर है। तो 15 है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, क्या धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक, विभेद पर रोक, यानी जन्म जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 16 नंबर है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। ठीक है। 17 में है अप्रेष्यता का अंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। और 18 में है उपाधियों का अंत। 18 में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो बुक में भी लिखी हैं, तो यहाँ बोर्ड पे मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ? क्यों यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है वो आपको याद कराना है, ताकि याद रहे तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। चलिए इसी को याद करते हैं हम लोग। 14, 15, 16, 17 और 18 याद करने के लिए दो चीजें हम यूज कर सकते हैं। सभी लाइन के कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, या एक कहानी में इसको स्टोरी की तरह याद करते हैं। सबसे पहले 14 में विधि को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तीसरे में लोक नियोजन। चौथे में अप्रेष्यता। लास्ट में उपाधि। ठीक है। अब कैसे याद हो जाएगा? 14 में विधि यानी विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग उसके आधार पे समानता। 16
लोक नियोजन अवसर की समानता। 17 अप्रेष्यता यानी कि छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। अब कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 17 नंबर। अप्रेष्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया होता है, और ये इसका अनुच्छेद 17 में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्या होते हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे दिए जाते हैं, एक तरफ उसके प्रावधान और मिलान करने के लिए बोले जाते हैं कि आप उनको मैच करें कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन मिलता है। तो वैसे समय के लिए आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 14 में विधि का वर्णन किया गया है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विविध पर हो। चौथे में 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में अप्रेष्यता का अंत, और अंत में उपाधियों का अंत। ठीक है। तो 14 से लेकर के 18 के मध्य जितने प्रावधान हैं उनको हमने याद किया। ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं दूसरे की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे में क्या हमारा है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। ठीक है। तो इसका विवरण 19 से 22 के बीच किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है, ताकि स्वतंत्र रूप से हम वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि वो उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो इसके लिए ये 19 से 22 के बीच कई चीजें जोड़ी गई हैं। तो इन्हीं में हम सबसे पहले देखते हैं 19 नंबर। 19 में है अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करना या फिर उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके आगे क्या, मैंने अनुच्छेद 19 को मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कई भाग में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसको देखते हैं। ठीक है। तो 19 की चर्चा जो मैंने किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब क्या है, 19 के अंतर्गत कई प्रावधान जोड़ दिए गए। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनका क्रम बना हुआ है। इन क्रम को याद करने के लिए बहुत ही आसानी से एक कहानी यूज करेंगे। सबसे पहले 19(1) में भूलने की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरे में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। और तीसरे में है यानी एक स्थान पर जमा होने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। चौथा है पूरे भारत में आवागमन, पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। और पांचवें में है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है भारत में आजीविका, अर्थात कहीं भी जाकर के कोई भी रोजगार कर सकता है, करने की स्वतंत्रता कह सकते हैं। ठीक है। अब कहेंगे ये आपको याद है, तो चलिए आपको याद मैं कराता हूं। 19 के अंतर्गत 6, एक इमेजिन करते हैं कि एक स्टूडेंट जो सरकार के कार्यों से खुश नहीं है, वह सरकार के विरुद्ध है, बोलना शुरू करता है। तो 19(1) में क्या कर रहा है, बोलना शुरू करता है। ठीक है। फिर उसने देखा कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों को बुलाता है और शांतिपूर्ण ढंग से एक चादर बिछा करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर के इसमें एक वर्ड किया जाता है, बिना हथियारों के। तो शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्रित होकर के सरकार का विरोध करना शुरू करता है। तो हम उनको याद होगा, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होना। फिर भी उसकी सरकार के पास आवाज नहीं पहुंचती, तो वो क्या करता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता। तो क्या करता है, सभा या समूह बनाता है और फिर सरकार के पास आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर भी उसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो क्या करता है,
पूरे भारत में आवागमन घूम घूम करके सरकार के विरुद्ध प्रयास करने लगता है, ठीक है, और फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। चौथा में क्या आ जाता है, भारत में आवागमन, यानी पूरे भारत में घूमने लगता है। फिर अब कहीं वो घूम रहा है तो साथ ही साथ बाहर जाकर के क्या करेगा, निवास करेगा। तो पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और जब कहीं निवास कर नहीं मिलता है तो उसको भोजन भी चाहिए, अर्थात वहाँ किसी प्रकार का आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से एक कहानी में हमने याद किया कि कैसे वो बोलता है, फिर शांतिपूर्ण से ढंग से इकट्ठा होता है, फिर सभा बनाता है, फिर पूरे भारत में आवागमन करता है, फिर जाकर के कहीं निवास कर सकता है, फाइनली किसी भी क्षेत्र में जाकर के किसी आजीविका को वो स्वतंत्रता की कर सकता है। तो उम्मीद रखते हैं कि 6 पॉइंट को क्रम से याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे हमेशा कि अपवाद जम्मू कश्मीर, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए वहां पर अपवाद की श्रेणी आए तो हम जम्मू कश्मीर का ही उत्तर देते हैं। इसका कारण है अनुच्छेद 370 के तहत कई विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। यही कारण है कि इसका अपवाद हमेशा क्या होगा, जम्मू कश्मीर, अर्थात जम्मू कश्मीर में जाकर के फाइनली निवास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अपवाद वाले क्वेश्चन के लिए आप जम्मू कश्मीर तैयार रहेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अनुच्छेद 20 के पास आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष, अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ये अपराध के हैं, अपराधी बनाए जाते हैं, किसी को अपराध बना दिए जाते हैं, उस अपराधी को भी 3 प्रकार के अपने दोष से बचने के लिए संरक्षण दिए गए हैं। तो ये क्या है, इन्हीं को याद करने हैं। इसमें 1 है, 2 है और 3। इसमें होता है अगर कोई अपराधी है तो पहला इसका है कि उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसे उसके अपराध करते समय था। यानी कोई भी व्यक्ति 2015 में अपराध करता, उस अपराध के लिए 6 माह का प्रावधान था और बाद में 2017 में उसके लिए 5 वर्ष सजा दिया गया। तो जो कि उसने ये अपराध 2015 में किया था, इसमें उसमें 6 माह की ही सजा होगी। अब जो 2017 से कोई अपराध करेगा तभी उसकी 5 वर्ष की सजा होगी। अर्थात पहला उसका अधिकार है कि उसको उसी समय जो कानून बना हुआ था उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। दूसरा उसका यह है कि उसको खुद की विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अपराधी को यह बार बार नहीं बोला जा सकता कि तुम ये खुद के विरुद्ध गवाही दो, तुमने यह अपराध किया है, ठीक है। तो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। यदि किसी ने एक बार कुछ पैसे चोरी किए हैं तो उसको उस पैसे चोरी करने के लिए एक ही बार सजा देंगे। ऐसा नहीं कि बार बार पुलिस पकड़ के उसी को जेल ले जाते और बार बार एक ही अपराध के लिए सजा दे। तो अपराध के संबंध में 3 संरक्षण उसको प्राप्त है, आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो अपराध करते समय था। दूसरा, उसके खुद के विरुद्ध गवाही देने के बाद नहीं किया जाएगा। तीसरा, उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 20 याद हो गया होगा। अब आते हैं 21 के पास, 21 के पास आते हैं, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21। अब इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मूल अधिकार का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है प्राण एवं दैविक जीवन का अधिकार या स्वतंत्रता, ठीक है। इसको हम लोग जीवन का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राप्त है और बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में क्या किया है, इस अधिकार को विस्तृत करते हुए और बढ़ा दिया है। जैसे कई बार स्वच्छ पानी पीना भी मानव का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वायु में भी जीना अधिकार है, 21 के तहत भोजन
को प्राप्त करना भी अधिकार है 21 के तहत। आपको याद होगा पिछले साल का ही न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि मानव का मौलिक अधिकार है, और ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, 21 में शामिल कर दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के तहत है। ठीक है, तो इसका विस्तार बार बार हुआ है और इस विस्तार से जुड़े हुए क्वेश्चन को बहुत बार जोड़ा गया है कि क्या क्या शामिल किया गया। चिकित्सा प्राप्त करना, विदेश घूमना, ये सारे अब क्या हो चुके हैं, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अंग बन चुके हैं। ठीक, आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है, अर्थात जीवन का अधिकार है। ठीक है, अब आ जाते हैं 21A के पास। 21A भारतीय संविधान में प्रारंभ में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अब याद करना बहुत आसान है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें रखा गया प्रावधान कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को अनिवार्य रूप से भारत सरकार शिक्षा देने के लिए उनको बाध्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, 21A। ठीक है, 21A के तहत जोड़ा, और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान द्वारा 2002 द्वारा। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको याद करना। चलिए अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 22 के पास। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 20 यहाँ और 22 यहाँ है और 21 यहाँ है, तो मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे 22 और 20 के बीच कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है, 20 और 22 के बीच में 20 में है अपराध के 2 सिद्धि में संबंध, और 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण हमारा है। ठीक है ना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिरफ्तारी 20 में तो अपराध था और 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण में, तो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आसानी से याद करेंगे कि पहले अपराध करेंगे तभी गिरफ्तारी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाए और बाद में वो अपराध करें, तो इसलिए बहुत आसान है याद करना, पहले अपराध, तो 20 में क्या होगा, अपराध, और 22 में क्या होगा, गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। यहाँ पर आपको समझना यह है कि यदि आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ने आती है तो उस समय आपको 3 अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत संविधान प्राप्त करता है। और ये 3 क्या है, इस चीज को समझेंगे। पहला, कारण पूछने का अधिकार। जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप कारण पूछ सकते हैं कि मुझे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा है 24 घंटे के अंदर अपराधी को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायपालिका के सामने उपस्थित कराना होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना होगा, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दिया गया था कि आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा, आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने की परमिशन होगी। ठीक है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कानूनी सलाह लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा, अर्थात वह अपने मनपसंद वकील को जो है हायर कर सकता है और वकील से सलाह ले सकता है कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमारी गिरफ्तारी हो जाए। तो बड़ी आसानी से आप 20 को भी याद कर सकते हैं और 22 को भी याद रख सकते हैं। 20 में हमने देखा था अपराध के लिए भी 3 प्रकार के लिए संरक्षण है। पहले अपराध कर दिया है, आपको न्यायपालिका में ले जाया गया है, तो क्या होता है। और 22 में हम देख रहे हैं यदि आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो क्या 3 प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त है। तो आसानी से हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत
19 जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी हमने पढ़ा, 20 जहाँ हमने अपराध के दोष पढ़े, और 21 जहाँ प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता पढ़े, 21A जहाँ हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के विषय में पढ़ा, और 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के लिए पढ़ा। ठीक है, तो इसको अब आगे हम बढ़ते हैं, तीसरे अधिकार की तरफ हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो पॉइंट हमारा यहाँ है इस हेडिंग पे चलते हैं, तीसरा अधिकार क्या है। ठीक है, तो तीसरा अधिकार हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच वर्णन किया गया है इसका। तो याद करना बहुत आसान होगा कि 23 में हम देखते हैं क्या है और अनुच्छेद 24 में देखते हैं क्या है। देखिए, शोषण क्या है? शोषण किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण होता है तो उसके विरुद्ध ही यह अधिकार दिए गए हैं। यह शोषण ये बड़े युवा वर्ग में होता है या तो छोटे बच्चों में होता है, तो दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ 23 में क्या है? मानव व्यापार, यानी मनुष्य क्या व्यापार नहीं कर सकते हैं। बालात श्रम, ठीक है, यानी जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी, यानी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। इस प्रकार से जो शोषण का संरक्षण दिया गया वो स्पेशली किस अनुच्छेद के अनुसार? 23। मान लीजिए व्यापार पे रोक लगाना, बालाश्रम या बंधुआ मजदूरी जैसे प्रावधान को रोका गया है किस अनुच्छेद के तहत? 23 के तहत। और 24 को याद करना और आसान है, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी कारखाने में काम करने पे रोक लगाया गया। ठीक है, और इसमें कैसे हम कर सकते हैं याद? और इसमें दोनों में देखिए एक जैसे 24 14, यहाँ 4 यहाँ 4, 10 का डिफरेंस। तो यहाँ 24 में दिया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। होता क्या है, इसमें बार बार क्यों जोड़ दिया जा रहा है? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो जरूरी नहीं होता है कि आप सेम पॉइंट आएगा। तो क्या होगा, आपको इतना तो जरूर याद रहेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने 23-24 में पढ़ा था और 14 वर्ष वाला हमने 23 में पढ़ा था या 24 में। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको बार बार कोट कर रहा हूँ, यहाँ 24 यहाँ 14, तो आसानी से याद आ जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो जैसे 23 आ जाता है तो वहाँ पे बड़े लोग हो जाएगा, यानी जहाँ मानव व्यापार हो रहा है, जहाँ बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या है उस पर रोकथाम लगाया जा रहा है। किस अनुच्छेद के तहत? 23 के तहत। ठीक है, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे कि मैसेज किए थे, सर आपको पसीना बहुत आता है, गर्मी फेस करते हैं, अभी भी गर्मी लग रही है अभी भी। तो बात यह है दोस्तों कि फैन इसलिए नहीं चलाता हूँ कि साउंड की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से सुनाई दे, अच्छे से समझ आए, अच्छे से याद हो, तो वो उद्देश्य के लिए थोड़ा पसीना सहना पड़ता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप भी इंजॉय करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आ रहा होगा। और फिलहाल मैं आपको 3 ही अधिकार बताता हूँ, जस्ट मेरा नेक्स्ट आएगा वीडियो, उसमें 3 अधिकार और रीट के बारे में बताऊंगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट इन रीट के माध्यम से इन अधिकारों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 3 आपको याद हो गए होंगे। इसको 2 बार आप देख करके याद करिएगा, जस्ट ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, फिर आसानी से 3 को याद कर सकेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। केजियन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।